हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढालैया आपके YouTube चैनल गुरुकुल दर्पण 60 पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और अब जो चैनल पर आपकी जो ये नेक्स्ट वीडियो है बच्चों, ये जो रह गई थी तो उस समय पर थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मुझे ये रोकना पड़ा था, लेकिन अब वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। खैर, आगे की बात करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट आपके 5 ईयर प्लान पर। देखो बच्चों, ये जो 9th 5 ईयर प्लान है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस 9th 5 ईयर प्लान के अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए, बहुत सारे ऐसे दरों को आगे बढ़ाया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा योजनाओं को बनाया गया। अब इकोनॉमिक ग्रोथ यदि होती है तो यह एक विश्व स्तर पर इसका बहुत ही अच्छा मैसेज भी जाता है। तो यही हमारे देश के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चुनौतियां जो हमारे देश के अंदर देखी जा रही थी, उस पर एक विशेष चर्चा यहाँ पर की गई थी, और वो विशेष चीज क्या है वो इसी का ही एक हिस्सा बन गया था। देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बच्चों, इस योजना को पूरी तरह से सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में जो बजट का 26.9% हिस्सा जो खर्च किया गया था, केवल एनर्जी सेक्टर पर किया गया था, ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र पर किया गया था। और ये एक ऐसा क्षेत्र जो कि जिसके बिना ये कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि आजकल हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, इलेक्ट्रिक हो चुकी है, और विदाउट इलेक्ट्रिक कोई चीजें चल नहीं सकती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बच्चों, 2003 में देश के अंदर बजट के घाटे को नियंत्रण करने के लिए FRBM एक्ट को बनाया गया, और ये एक्ट आज भी पूरी तरह से सक्रिय है और बहुत ही ज्यादा हेल्प करने के लिए एक अच्छे स्तर पर कार्य भी करती है। ठीक है, उसके बाद 2005 में देश के अंदर जो कि नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में मनरेगा किया गया, और मनरेगा करने के साथ साथ हमारे देश के अंदर ये एक्ट भी बनाया गया, और ये एक्ट भी कहलाया 2005, अर्थात नरेगा एक्ट 2005। किसी भी एक्ट का मतलब यानी कि कानून से होता है, और जो कानून है ये पूरी तरह से इसको सक्षम बनाता है कि ये योजना कितने आगे तक पहुंच सकती है, और कितने इस पर एक कह सकते हैं कि पारदर्शिता के साथ, या कोई इसके साथ गलत छेड़छाड़ी ना करे, या कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल ना करे, और जो भी हो पूरी तरह से एक अच्छे लेवल पर इसको देश के अंदर इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि 2006 में भारत निर्माण स्कीम चलाई गई थी। भारत निर्माण स्कीम बच्चों एक ऐसी निर्माण स्कीम जिसमें सारी चीजें पूरी तरह से ऐड कर दिए गए, जिसमें यह देखा गया कि देश के अंदर हर एक डेवलपमेंट को लाना, हर एक डेवलपमेंट को एक अच्छे स्तर पर पहुंचाना, ये इस योजना की पूरी तरह से एक कह सकते हैं लक्ष्य था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो एक टारगेट जो इस योजना का रखा गया था 7.9% था। ठीक है, 7.9%, और जो अचीव हुआ, ठीक है, जो अचीव हुआ था, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि प्राप्त हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ था 7.6%। 7.6% हुआ है, यानी कि लक्ष्य से कुछ पॉइंट कम रह जाना। इसका मतलब ये था कि जो टारगेट हमने सिलेक्ट किया था वहां तक पहुंच नहीं पाए, अर्थात ये योजना एवरेज थी, यानी कि सफल नहीं हुई तो विफल भी नहीं हुई है। ठीक है, तो एक एवरेज जो लेकर चले वो पूरी तरह से इसमें देखने को प्राप्त होता रहा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर यहीं पर एक साक्षरता
दर को इंक्रीज करने के लिए यहां पर किया गया था। साक्षरता दर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर यहां पर 72% था, 72%, जिसका लक्ष्य रखा गया नेक्स्ट टाइम कि हमारे देश में 80% 2012 में इसे कर देंगे। सॉरी, 2012 में कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 72% है यहां पर लक्ष्य रखा गया था कब तक का? 2007 तक का। और ये योजना कब तक चली थी? 2007 तक ही ये योजना चली थी। अब साक्षरता दर इतने प्रतिशत बढ़ाना, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा था। और इसी चीज को लेकर सर्व शिक्षा अभियान, जो कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छे स्तर पर इसको रन भी किया। और आज भी इसको अगर देखें तो आज ये नहीं चल रही है। और ये नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक देश के अंदर बहुत ही विडंबना की बात है कि आज इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, साक्षरता जैसे कि आप जानते हैं कि विदाउट एजुकेशन कोई भी कह सकते हैं कि जीते जी एक मुर्दे के समान है। और ये जो इस तरह की चीजें हैं ये इस वजह से कही जाती है क्योंकि लाइफ में आजकल जितनी भी चीजें हो रही हैं विदाउट एजुकेशन वो की नहीं जा सकती। आजकल तो खेती भी पढ़ी लिखी हो गई है। पढ़ी लिखी मतलब आजकल सबसे ज्यादा उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर एक ऐसी फर्टिलाइजर्स वगैरह सारी चीजें जिसका ज्ञान होना चाहिए, सीड्स जो कि अलग अलग वैरायटी के, किस देश में कौन सी चीजें क्रॉप चल रही है, क्रॉप कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो ये सारी, इसलिए मैंने बोला कि आजकल कृषि भी पढ़ी लिखी हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर इसमें हम देखते हैं कि क्या है। बच्चों, हमारे देश के अंदर जो एक शिशु मृत्यु दर 42% थी, यानी कि इतनी मौतें हो जाती थी लगभग आधी हमारे देश के अंदर, जो कि एक सबसे ज्यादा देखा गया। और ये इस तरह से होना, ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रश्न चिन्ह किसी भी गवर्नमेंट पर यदि उठ जाता है तो इसका मतलब साफ है कि वह गवर्नमेंट अब उस चीज को करने के लिए सक्षम नहीं है। और जब सक्षम नहीं है तो इसका मतलब अब उसे उतर जाना चाहिए अपनी सीट से। तो इस चीज को, इस दर को कम करने के लिए कितने प्रतिशत किया गया था? यहीं पर लक्ष्य रखा गया था कि इस प्रतिशत को 28% कर दिया जाएगा। ये सवाल बच्चों पूछा गया था एग्जाम के अंदर। आप पुराने पेपर जब उठाकर देखोगे तो उसके अंदर ये सवाल मृत्यु दर से यहां पर पूछ लिया गया था। और साथ साथ में बस ये थोड़ा सा जानकारी आपको लेनी है कि किस 5 ईयर प्लान के अंदर इसको पूछा गया था। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे देश में देखा गया था। लेकिन यहीं पर मैं अगर इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसे बाद में उतारते भी रहना। मैं तो कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर इसे कीजिए जितना भी आप इसको नोट्स बना सकते हैं। इसे YouTube पर ही एक वीडियो को रखे रहना ये भी अच्छा नहीं है। आपके पास खुद के पास अगर नोट्स हैं तो आप उसे तुरंत के तुरंत चेक कर सकते हैं, बार बार YouTube चैनल खोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि एवरी यूट्यूबर्स या एवरी टीचर्स ये चाहता है कि मेरी वीडियो को बार बार देखा जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स बनाएं और अपना जितना भी है आप काम कीजिए। ठीक है, ये वीडियो जिसको देखनी होगी वो देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे देश में जो वनों को बढ़ावा दिया गया था, हमारे इसमें वो वनों को बढ़ावा देने के लिए इस कदर आगे बढ़ाना कि ये वन पूरी तरह से संरक्षित हो और वनों की जो एक उपलब्धता है वो इस देश के अंदर बहुत ही बड़े स्तर पर देखा जा सके कि जितने ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो यहां पर जो वनों की स्थिति थी वो स्थिति इस प्रकार से थी कि 32% जो था इसको पूरी तरह से 44% तक बढ़ाने की ये इसमें वनों को लक्ष्य रखा गया था। और ये लक्ष्य एक बहुत ही बेहतर लक्ष्य बनाया गया और इसके ऊपर काम भी सरकार करने लगी। हालांकि आज भी वनों को संरक्षित करने के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के इतने आयाम दिख रहे हैं कि अब ये वन पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और यहाँ तक कि खेती भी, जो उपजाऊ खेती है, उनका भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ उनको देखा जा रहा है। अगर ये सारी चीजें करनी है, डेवलप करना है, बहुत अच्छी बात है, डेवलप होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण भी उतना ही होना चाहिए। उतना मतलब इतना कि इसकी देश की जनसंख्या जो आज 144 करोड़ पहुंच गई है, कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 करोड़ तक तो रह जाए। ठीक है, इतने स्तर पर हो जानी चाहिए। अब उसका और भी यदि घटा दें तो वो भी ज्यादा नहीं कह सकते, बल्कि और भी अच्छा होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से देश को डेवलप किया जा सकता है। और ये सरकार नहीं, इसे खुद लोगों को जिम्मा उठाना पड़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। नहीं तो सरकार बार बार लॉ बनाए, हर चीज के लिए लॉ बनाना ये भी ठीक नहीं है, बार बार लॉ का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बच्चों 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान एक ऐसा 5 ईयर प्लान जिसे आप लोग खुद इस कदर देख सकते हैं कि इस योजना के तहत ये एक ऐसा था कि हमारे देश के अंदर एक अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों को दिखाया गया। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल यानी कि एक ऐसा तीव्र एवं समावेशी विकास। ठीक है, तीव्र जिसको यहां बोला जा सकता है कि तीव्र, तीव्र व समावेशी विकास। बच्चों ये इसका लक्ष्य रखा गया था, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं, तीव्र समावेशी विकास। ठीक है, अब यहां पर इसमें देखिए कि 2009 में नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को चलाया गया था। बच्चों नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस ये अपने आप में बहुत ही बेहतर तरीके से एक ऐसी योजना थी, एक और ऐसे थी नहीं, अभी भी है, कि आज लोग इतने मतलब इसको ना आप ये देख सकते हैं कि लोगों के पास जिस तरह से आमदन कम होती जा रही है और उसके खर्चे बहुत बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, तो आमदन तो वैसी की वैसी है, लेकिन खर्चे हाई हो गए हैं। और जब हाई हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब कभी भी किसी के घर में कोई भी बीमार हो जाता है तो उसकी जेब से बाहर बात पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये कदम उठाया था और उठाया, अभी भी किया गया है, और ये कांग्रेस का ही है। ठीक है, अब इसमें नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस आज इस कदर से ये लोगों के बीच में है कि यदि किसी को कुछ भी हो जाता है तो आराम से इंश्योरेंस कराकर किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छे से अच्छा इलाज कराया जा सकता है। इससे दोनों को ही फायदा है, इससे जनता को भी फायदा है और इससे सरकार को भी फायदा है। और सरकार को फायदा क्या है, क्योंकि हर कोई तो बीमार होगा नहीं, एवरी ईयर बनाना पड़ता है, एवरी ईयर इसका स्कीम्स को लेना पड़ता है, तो इसीलिए फायदा सरकार को भी होता है। क्यों होता है फायदा? ये भी है कि 10 लोग बीमार पड़ गए लेकिन 100 लोगों ने दिया, जो 100 लोगों ने दिया उसका आधा हिस्सा 10 लोगों को पहुंचा दिया, एक ये सर्विस मान लीजिए इधर से इधर करने का, और जो बच जाता है उसका सरकार डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर लेती है। खैर ये चीज आगे भी देखेंगे और उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन 2009, ये पूरा है इसका।
ठीक है, ये 2009 में लाया गया था, इसलिए उसको उधर लिखवाया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 2009 में ही लाया गया, जिसमें सभी को पढ़ने के लिए एक मुहिम चलाई गई, एक अच्छे से लोगों को बताया गया कि ये सभी का अधिकार है और इसे हर किसी को लेना कोई बुरी बात नहीं है, इसे जितना अच्छे से आप यूज कर सकते हैं आप इसे यूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसे देश में सबला, अब ये स्कीम जो चलाई गई थी बच्चों सबला, ये 11 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं जो कि गर्ल्स, ठीक है, जिसको लड़कियों का सशक्तिकरण किया जाना था। लड़कियों का सशक्तिकरण से क्या मतलब है, सबसे पहले ये जान लीजिए। लड़कियों का सशक्तिकरण से ये मतलब था कि जितने भी फोर्स हैं उनमें उनको लेकर आना, जैसे कि आज चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, चाहे कोई सी भी फोर्स हो, अब हर फोर्स में लड़कियों को लिया जा रहा है, वो भी 11 से 18 वर्ष के बीच बीच में। हालांकि 11 वर्ष ये क्या किया गया है, 11 वर्ष थोड़ा सा जल्दी उसको दिखा दिया है, लेकिन एक 11 वर्ष से मतलब केवल ये जो फोर्स का मैंने नाम लिया केवल यही नहीं है बच्चों, ये हर सेक्टर में है, चाहे वो किसी भी खेल कूद में हो, कहीं भी एंकरिंग में हो, कहीं भी छोटे बच्चे जैसे आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते रहते हैं उनमें हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें चलती रहती है। अच्छा, ये जितनी भी चल रही हैं इसमें एक सबसे बेहतर ये चीज है कि इसमें जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को चलाया था, इसी तरह से गर्ल्स एम्पावरमेंट को भी चलाया गया, और ये सशक्तिकरण अपने आप में और बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से है भी और चलता भी रहेगा। अब इसमें एक चीज और भी है जो मुझे यहां बतानी है। असल में इस योजना का जो यहां पर देखा गया है कि इसका एक टारगेट बनाया गया था। टारगेट ये था कि देश की मैक्सिमम गर्ल्स को ये फायदा मिल सके। ठीक है, लेकिन यहां पर टारगेट अगर बनाया तो टारगेट की हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं बच्चों। टारगेट इस योजना का 8.1 किया गया, 8.1 टारगेट बनाया गया था, जिसको 8.1 टारगेट को बनाते ही इसमें अचीवमेंट या अचीव जो किया गया वो ओनली कितना था, 8%। अब ये 8% केवल ये जो आपको दिख रहा है, ये सिंपल सी बात है बच्चों कि ये टारगेट 8.1% और अचीव हो रहा है 8%, यानी कि अभी भी 1% की कमी रह गई है। बहुत ही मैं कहता हूं कि अब तक का सबसे बेहतर ये कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट इसको हम, लेकिन इतनी अचीवमेंट क्या ठीक है या और भी बेहतर की जा सकती थी। इस योजना के दौरान ये तो तब इतनी अचीवमेंट की क्योंकि इसी ही योजना के अंदर एक मंदी अर्थात रिसेशन आ गया था। अब मंदी, रिसेशन, ये सारी चीजें होती क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वर्ष 2008 में जब रिसेशन आया था पूरे विश्व के अंदर, तो इसका पूरा का पूरा असर सीधा भारत पर पड़ा था, और भारत ही के अंदर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर लोग आत्महत्या भी कर रहे थे, लोग पूरी तरह से टूट गए थे, बिखर गए थे। इतनी चीजों को होने के बाद भी यहाँ तक कि हमारे इंडियंस लोग भी मर रहे थे, और जो छूट रही थी इंडिया के अंदर, जो भारतीय कंपनी थी और विदेशी कंपनी भी थी जो इंडिया के अंदर, उनको एम्प्लॉयर्स को निकाला जा रहा था। ये यहां एक ऐसी चीज हुई जो कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी घटना, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना एक ऐसी घटना रही कि जहां पर सबसे ज्यादा इसे एक ऐसे रूप में लिया गया जो कि एक्सेप्ट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और इसे एक अच्छे लेवल पर उतारा गया। यही वो वक्त है जब लोगों को यह दिखाया इंडिया ने कि अब हम आप लोगों को भी संभाल सकते हैं, तो तब जाकर एक डील की अमेरिका के साथ, और उस डील में जितनी भी महंगी वस्तुएं थी वो सारे के सारे महंगी वस्तुओं को सस्ता करके दिखाया, और आज यही रीजन है कि आज आपके देश के अंदर BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये जो आज कोई भी खरीद रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह।
एक समय था जब किसी के पास ये दिखने को नहीं मिलती थी, लोगों का सपना होता था। देश के अंदर फरारी भी किसी किसी के पास मिलती थी। आज जाकर दिल्ली में देख लीजिए, मैक्सिमम आपको दिख जाती है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारण ही हुआ था। भले से उसके अंदर क्वालिटी को कम कर दिया गया, लेकिन जाहिर सी बात है वो कम करने के बावजूद भी आज तक की सबसे बेस्ट क्वालिटीज में देखी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इस योजना में की गई थी। स्वावलंबन स्कीम, ये पेंशन योजना चलाई गई थी और ये लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी है। एक है स्वाभिमान स्कीम, जो बैंक अकाउंट, यानी कि लोगों के अकाउंट खुलने चाहिए और लोग अपने सेविंग्स को बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा, और इसी ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर स्कीम को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये इस योजना की और भी खासियत थी। लेकिन एक खासियत ये थी कि बच्चों, जो 2005 में नरेगा को स्टार्ट किया था किसी एक जगह से, यहीं पर ही एक बहुत अच्छी चीज हो गई थी कि 2 फरवरी 2006 में ठीक है, ये नरेगा, ठीक है, ये NREGA, ठीक है, ये ए लगा दिया मैंने बीच में, जो कि और क्लियर थोड़ा सा दिखाई दे, मतलब समझ में आए। नरेगा को चलाया गया और 2006 में नरेगा को पूरे भारत में लागू किया। मैं यहां लिख देता हूं, संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ठीक है, संपूर्ण भारत में लागू किया गया। कब? 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की अंतिम है, तो कुछ ना कुछ खास है इसके अंदर। तो वो खास क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। यहां पर देखिए, फास्टर, यानी कि और भी ज्यादा तेज, तीव्र, मोर इंक्लूसिव, तीव्रता के साथ, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास। बच्चों, समावेशी विकास का मतलब होता है यानी कि चारों ओर विकास, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना, प्रत्येक क्षेत्र में। जैसे कि यहां पर मैंने इसमें स्कीम्स जो इस समय की गई थी वो आपको मैं बता देता हूं। ये सारी की सारी स्कीम वो हैं जो इस योजना की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनको अपने नाम से, अपने ही तरह से इसको बाहर निकालकर इन योजनाओं में से ये चलाया और ये आज अपने नाम इसको किया गया है। खैर, ये एक अलग बात है, वो तो चलती रहती है, कभी कोई कभी कोई। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 2013 में इसको लाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री योजना, जिसको जन धन योजना कहा गया है, असल में ये नाम उसका जन धन योजना था, जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से पुकारा गया। ये 2012 के अंदर ही, 2012 से 17 के अंदर ही इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था, जिसे नरेंद्र मोदी ने बाहर निकालकर इसे लोगों को दिखाया कि वाकई ये बेस्ट है, इसे एक्सेप्ट किया जाए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी योजना। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान, ये किसका था? यहीं पर चलाया गया था इसी योजना के दौरान, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आप जानते हैं कि गांधी जी का चश्मा इसमें सबसे बड़ा फेमस एक मिम्स रहा। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इसी के ही दौरान ये योजना चलाए। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, उसके बाद अटल पेंशन योजना। बच्चों, अटल पेंशन योजना ये आज भी बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत ही बेहतर तरीके से इस पर वर्क भी किया जा रहा है और आगे भी वर्क किया जाएगा। उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को चलाया गया और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये बच्चों सभी के लिए अवेलेबल है और मैं कहता हूं कि इसको कर लेना चाहिए। ठीक है, ये भविष्य में बड़ा काम देगी, लेकिन लोगों को ना अभी समझ नहीं है इंश्योरेंस की।
बीमे की बिल्कुल भी समझ नहीं है। वो सोचते हैं कि इतना हम सरकार के पास रखेंगे, हम कहीं ना कहीं दे देते हैं, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये आपके बेनिफिट हमेशा हो ना हो, कुछ अच्छा हो, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपको अपना काम कर लेना चाहिए और वो सेविंग्स में ही आता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी एक अच्छी योजना है और इसको पूरी तरह से गर्ल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। वो शादी कर सकते हैं इससे, या फिर उनकी पढ़ाई में पैसा लगा सकते हैं, बहुत अच्छे इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। बच्चों, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, ये मुद्रा बैंक लिखा हुआ है, मुद्रा लोन योजना है। ये प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना असल में MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये एक ऐसा ग्रुप बनाया जहां पर ऐसे छोटे कुटीर उद्योग या लघु उद्योगों को जो भी किसी प्रकार की फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होती है, तो इस योजना के तहत भी फाइनेंशियली हेल्प ली जा सकती है और भारत सरकार इसे फाइनेंशियली हेल्प देने के लिए आगे बढ़ भी जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, और बहुत ही लोगों ने इसका फायदा उठाया भी है। उसके बाद कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बच्चों एक ऐसी विकास योजना है जहां पर बात होती है किसकी, स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट बच्चों किसी में भी हो सकता है। आपको एसी ठीक करना आता है, नहीं आता, आपको कोई टेक्निकल चीजें आती है कि नहीं आती हैं, आपको कुछ ऐसा स्किल कि आप पेन बना सकते हैं, आपका ऐसा स्किल कि आप कुछ भी चीज को डिजाइन कर सकते हैं, आपका ऐसा स्किल कि आप बाइक बना सकते हैं, कुछ भी स्किल हो सकता है जो आपके हाथ का हो सकता है, जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं, वो आपका स्किल है। जैसे हम लोगों का है, जो हो जितने भी आपको चैनलों पर पढ़ाने वाले हैं, उनका सबका अपना ये स्किल है कि उनको पढ़ाना आता है, या पढ़ाना ही उनकी सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि कौशल विकास है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं, ये बहुत ही बेहतर तरीके से इसको किया भी गया है। उसके बाद देखते हैं डिजिटल इंडिया। बच्चों, डिजिटल इंडिया के तहत ही ये जो आज आपको पर डे डाटा मिल रहा है ना, जो कि कभी पहले बहुत महंगा था, यहां पर थोड़ा मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग हैं अब इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इस डिजिटल इंडिया को बनाने का एक ही तात्पर्य था कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटली काम करें, घर से बैठे काम करें, और ज्यादा कहीं घूम फिरने की जरूरत नहीं है। अपना मोबाइल से, लैपटॉप से, टोटल जितना भी है वो अपना खुद से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल करने का सबसे बड़ा एक कारण भी था। वन विंडो सिस्टम इसको हम कह सकते हैं, वन विंडो सिस्टम अपनाने का। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बच्चों ये सारी की सारी ये वो योजना है जो कि अरुण जेटली के द्वारा तैयार किया गया था। ये विजन था अरुण जेटली का, और यहीं पर ही देश के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया गया और बहुत ही अच्छे से इसे इतना बेहतर किया गया कि बहुत ही ज्यादा। और मैं तो कहता हूं कि जीवन में जितना भी हो सकता था उन्होंने बहुत अच्छा किया, और ऐसे लोगों को स्टार्टअप इंडिया के द्वारा ये काम खोले गए, जिससे कि देश को तो बढ़ावा मिला ही मिला, साथ साथ में आपकी सरकार को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि ये बढ़े तो साथ साथ में आप ये समझ लीजिए कि देश के लिए और भी चीजें होने लगी थी। फोन आ गया था, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें की गई। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी की सारी यहीं पर ही होते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये उज्जीवाल ऐसे लिखा हुआ है, ये टाइपिस्ट ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। उज्ज्वला योजना, ये तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित थी? ये गैस सिलेंडर से संबंधित, अर्थात गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए जाने वाली एक योजना थी, जो कि हर घर गैस पहुंचाने की एक मुहिम चलाई गई, और बहुत ही अच्छा ये नो डाउट रिजल्ट है। लेकिन ऐसा बाद में इनको देखा जाएगा, ये थोड़ा सा किसी ने नहीं सोचा था कि फ्री में चीजों को पहले दे दिया जाए, कनेक्शन दे दिए जाए, और उसके बाद उनको आदी बना दो और फिर उसके बाद रेट बढ़ा दो। 400 रुपए से 1150 रुपए तक का गैस सिलेंडर करना, ये कोई मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा
अकलबंदी दिखाई या क्या दिखाया, ये सीधा सीधा अटैक है जीते जी। यानी कि एक ये हम कह सकते हैं कि जैसे चोर होते हैं बड़ी सफाई से करते हैं, ये उजागर कर रहे हैं सबके सामने, कह कर ले रहे हैं आपकी जेब से पैसा कि हाँ पैसा चाहिए भाई और आप देंगे, ये लीजिए, ठीक है, इतना भी देंगे। कुछ तो ऐसे भी अंधे भक्त जिसको हम बोलते हैं, ऐसे भी जो ये भी बोलते हैं 2000 भी हो जाएगा तो हम 2000 भी पे करेंगे। है मेंटल कुछ, और कुछ ज्यादा ही है, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है बच्चों, जो कि यदि किसी को लगता है कि हमें खेती करनी है और थोड़ा रिस्क उठाना है, तो उसका भैया फसल बीमा करा ले और उसके बाद रिस्क उठाएं। यदि खेती खराब हो जाती है मौसम के आधार पर या बेमौसम की जो खेती हम करते हैं उसके आधार पर, तो भैया उसका हर्जाना उसको प्राप्त हो जाता है। उसको ये फील नहीं होता है फिर कि हाँ यार मुझसे जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसका थोड़ा सा लाभ यहाँ पर लिया जा सकता है, ठीक है। यदि किसी को लगता है कि मौसम उस समय पर खराब हो सकता है और मेरे पास संसाधन नहीं है कि मैं इसको बचा सकूं, तो उसमें भी वो पूरी तरह से कारगर होता है। कहने का मतलब ये प्राकृतिक तरीके से खराब हुई फसल के आधार पर ही इसमें क्या मिलेगा, आपको बीमा मिल जाता है योजना के आधार पर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं, ये बच्चों एक ऐसी योजनाएं बनाई इसी के अंदर, इसी के ही बहुत अच्छे दिखावे पर अच्छा किया गया, लेकिन आज ये सफल भी है और काम भी कर रही है। तो बच्चों ये एक यहीं पर ही मैं इसको, ये आज आपकी लास्ट क्लास थी पंचवर्षीय योजनाओं की, और मैं यहीं पर इजाज़त लेता हूं और मैं कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वास्तव में एक अच्छा नोट्स बना रहे होंगे, एक अच्छे बेहतर तरीके से इस पे काम कर रहे होंगे। और बच्चों ये मत सोचो इकोनॉमिक्स है 4-5 नंबर क्या है, तो भैया 4-5 नंबर बहुत होता है। लोगों को मैंने एक एक नंबर से रहते हुए देखा है, पॉइंट्स में रहते हुए देखा है। तो आप मेहनत कीजिए, और अच्छा सफल व्यक्ति वही होता है जो हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाता है, वही अच्छा बच्चा और वही टॉपर भी होते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर इजाजत लूंगा, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।